18 जुलाई 1969 चांद से 88,500 किलोमीटर दूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल ईगल का मुआयना करने के लिए अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल के अपर हैच से बाहर आए। लूनर मॉड्यूल जैसी शानदार मशीन आज तक नहीं बनी है। एलएम को इतना चुनौती भरा बनाने वाली चीजों में से था इसका बहुत दमदार, बहुत मजबूत, बहुत ठोस मशीन होना, लेकिन इनमें से कुछ भी ना हो सका। 2 दिन के बाद उस गजब के अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट को इतिहास में पहली मैन्ड लूनर लैंडिंग करनी थी। माहौल में तनाव था। 23 फुट ऊंचे लूनर मॉड्यूल को असली हालातों में कभी पूरी तरह परखा नहीं गया था और ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल में कई दर्दनाक अनहोनी की तैयारी कर रहे थे। मुझे नहीं लगता था हम इस मिशन में कामयाब होने वाले थे। मेरा अंदाजा था हम शायद चौथी कोशिश में उतर पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स इस अनहोनी के लिए तैयार था कि एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर गंवाए भी जा सकते हैं। लौटने का सवाल ही नहीं था। ईगल लूनर मॉड्यूल से जुड़ा अपोलो स्पेसक्राफ्ट तेजी से चांद की तरफ बढ़ता हुआ लूनर ऑर्बिट में दाखिल होने की तैयारी में था। यह वो सफर था जिस पर अपोलो मिशंस 8 और 10 कुछ महीने पहले जा चुके थे, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। अपोलो 11 को चांद पर उतरने के साथ साथ फिर से उड़ान भी भरनी थी। हर चीज योजना के मुताबिक चल रही थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल खबर ने ह्यूस्टन में नासा हेडक्वार्टर्स में खतरे की घंटी बजा दी। जिस वक्त अपोलो 11 को चांद की तरफ छोड़ा जाना था, ठीक उसी वक्त सोवियत यूनियन भी इसी सफर के लिए अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहा था। एक अनमैन्ड सोवियत प्रोब लूनर 15 अपोलो से 3 दिन पहले छोड़ी गई थी। यह चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर उस पर उतरने की तैयारी में थी। स्पेस पर अपना झंडा लहराने का इरादा सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं किया हुआ था। यूएसएसआर एक दमदार प्रतिद्वंदी था जो सबसे पहले चांद की सतह पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लूना से टक्कर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के लिए घातक हो सकती थी और कोल्ड वॉर के बीच इस जैसी अजीब सी घटना बहुत ही गंभीर नतीजे निकाल सकती थी। कहीं लूना 15 अपोलो से टकरा ना जाए, इस चिंता में नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स में से एक फ्रैंक बॉर्मन को सोवियत यूनियन में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रेसिडेंट विस्लाव कैल्विश से बात करने को कहा, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि बॉर्मन रशियन नहीं बोलते थे और कैल्विश इंग्लिश नहीं बोलते थे। नासा ने जब तक किसी तरह लूना 15 के फ्लाइट प्लेन्स का पता किया, 2 प्रतिद्वंदी मिशंस तय हो चुके थे। अपोलो 11 और लूना 15 रास्ते नहीं काटने वाले थे। पहला वाला इतिहास रचने वाला था, दूसरा यानी सोवियत मिशन चांद के दायरे में सी ऑफ क्राइसिस में खो जाने वाला था। नील आर्मस्ट्रांग के पहले कदम के 13 घंटे बाद इस घटना से सोवियट्स और अमेरिकन्स के बीच की स्पेस दौड़ के तनाव चरम पर थे। 10 साल पहले शुरू हुआ एक मुकाबला जो हद से परे था। अक्टूबर 1957 58 सेंटीमीटर डायमीटर की एक छोटी सी प्रोब धरती से 950 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में दाखिल हुई। इसका नाम था स्पुतनिक और ये रशियन थी। इसकी बीप उस कोल्ड वॉर के बीच यूनाइटेड स्टेट्स को चिढ़ाने वाली थी, जिसमें दुनिया की 2 ताकतों के बीच साइंटिफिक कंपटीशन असल में एक फौजी दुश्मनी थी। अमेरिकन साइंटिफिक और इंटेलिजेंस कम्युनिटी जानती थी कि रशियंस 1957 या शायद 1958 में एक सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं। ये बात थोड़ी डराने वाली भी थी क्योंकि सैटेलाइट छोड़ने की काबिलियत एक न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ने की काबिलियत जैसी ही थी। अमेरिका के लिए भी ये साबित करना जरूरी हो गया था कि स्पेस पर उसका भी हक है। सोवियत सैटेलाइट के खिलाफ उसका हथियार बनने वाला था वैनगार्ड प्रोग्राम। स्पुतनिक की कामयाबी वाले दिन के करीब 2 महीने बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया के कैमरों के सामने एक क्राफ्ट छोड़ा। ये जमीन से 2 फुट ऊपर उठा और रॉकेट धराशायी होकर झाड़ियों में जा गिरा।
जमीन से 3 फुट ऊपर फटकर वैनगार्ड सैटेलाइट अमेरिकन सुपर पावर को शर्मसार कर गया। ये एक दर्दनाक नाकामी थी। रशियंस का स्पुतनिक जा चुका था, लिहाजा वैनगार्ड के फटने के अगले दिन हेडलाइन थी कपूतनिक, क्योंकि हम खुद को शर्मसार कर चुके थे। तो कह सकते हैं कि हमारी फुट रेस चल रही थी। अपनी कामयाबी से जोश में आए सोवियत्स ने लूना प्रोग्राम लॉन्च किया, फिर स्पेस में पहला इंसान भेजकर जीत दर्ज की। बेशक यूएसएसआर पहले नंबर पर था। रशिया के पास ज्यादा बड़े रॉकेट्स थे, ज्यादा दमदार स्पेस क्राफ्ट थे, उन्होंने ज्यादा ऊंची उड़ान भरी, ज्यादा आगे तक उड़े थे। यूरी गगैरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक बड़ी खूबी थी, पैसा। पर्दे के पीछे हुनरमंदों की एक फौज उस स्पेस एजेंसी की तैयारियों में जुटी थी जिसे सिर्फ 3 साल पहले खड़ा किया गया था, जो थी नासा। वो गवर्नमेंट एजेंसी जिसके पास सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को तैयार करने और चलाने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन पहले ही बने प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेराल्ड केनेडी उस नए कामयाब अमेरिका का चेहरा बनने वाले थे। 12 सितंबर 1962 को ह्यूस्टन में राइस यूनिवर्सिटी में केनेडी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, ऐसा जिसने पूरे देश में जान फूंक दी। अपोलो प्रोग्राम पैदा हो गया। हमने फैसला किया है कि हम चांद पर जाएंगे और बाकी चीजें करेंगे। इसलिए नहीं कि वो आसान है, बल्कि इसलिए कि वो मुश्किल हैं। जॉन कैनेडी ने पब्लिक सर्वेंट होने के नाते अपने करियर में लाखों वर्ड्स बोले होंगे, लेकिन उस स्पीच में एक वर्ब था और वो वर्ब था फैसला किया। उन्होंने कहा, हमने चांद पर जाने का फैसला किया है। और इसने अमेरिकी पहलू के बारे में, अमेरिका के नंबर 1 होने के एक्सपीरियंस के बारे में एक बहुत दमदार बात कही थी। हम एटलस रॉकेट्स गंवा चुके थे और हमने एलन शेफर्ड लॉन्च किया था, तो हमारे पास टोटल 20 मिनट का मेन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस था। हम कभी ऑर्बिट तक नहीं पहुंचे, पर हमें चांद तक पहुंचना था।